सलारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब का दावा है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है और इस बजट को कहा जा रहा है कि ये इससे बेहतर बजट पाकिस्तान में नहीं आ सकता था और अब दूध और शहद की नहरें भी बहना शुरू हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे? राना साहब, ये IMF का आखिरी बजट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि IMF की जो प्रोजेक्शन है वो है 27-28 वाला जो साल होगा उसमें हमें $37 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगी। और $37 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि जो आज हमें फाइनेंसिंग चाहिए उससे तकरीबन डबल। तो मैं तो नहीं समझता कि अगले 2-3 सालों में हमारे इतने रिजर्व्स हो जाएंगे या इतनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी कि हमें IMF की छत्र छाया ना चाहिए हो। तो IMF का प्रोग्राम तो हमें कंटिन्यूस चाहिए और यही वजह है कि IMF को की नाराज़गी जो है वो मोल नहीं ली जा सकती इस वक्त। आपने देखा जब उसको नाराज़ किया, जब जब भी किया, जिस हुकूमत ने भी किया, IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और फिर बिलाखिर PDM गवर्नमेंट में उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो था IMF से वो मांगना पड़ा। यह तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो आप फरमा रहे हैं, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। मैं जहनी तौर पे इससे ज़्यादा मुश्किल बजट के लिए तैयार था। यह तो अल्लाह भला करे कि इंटरेस्ट रेट जो है 22% से 11% पे आ गया। गवर्नमेंट ने जो डेट पेमेंट करनी थी कमर्शियल बैंक्स को, उसमें से उसको 800-900 अरब रुपए की बचत नज़र आई। तो वो थोड़ा सा जो अब 2.5% सैलरीड क्लास को जो टैक्स रिलीफ मिला है या जो जो आपकी 7% पेंशन बढ़ी है, ये इसी वजह से बढ़ पाई है कि इंटरेस्ट रेट जो था वो नीचे आ गया था, वरना इसका भी कोई इम्कान नहीं था। IMF ने सख्ती से बता दिया था कि अगर आपके पास रेवेन्यू शॉर्टफॉल करने का गुंजाइश नहीं तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत रिलीफ आया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हुई है, विद होल्डिंग टैक्स में कमी आई है, इस्लामाबाद की हद तक है। बाकी जगहों पे भी स्टैम्प ड्यूटी का रेट 4% ही है। वो सूबाई बजट में वो देखा जाएगा, वो क्योंकि वो सूबों का मैंडेट होगा। इस्लामाबाद में अब ये प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प पेपर 4 से 1% उसकी ड्यूटी के लिए आ गया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो पाई है कि आपके पास शरह सूद में कमी आ गई थी, वरना ये चीज़ें भी ना होती और ये बजट इससे बहुत मुश्किल बजट जो है वो हो रहा होता। और आखिरी चीज़ जो है, एक चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि यासिर अभी कंपैरिजन कर रहे थे 23-24 के बजट का पिछले साल के बजट की निस्बत। इस दफ़ा हुकूमत ने कुछ तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है अपने अखराजात कम किए। अगर आपको याद हो तो पिछला बजट जो था वो 18,877 अरब रुपए का था। आज का बजट जो है वो 17,573 अरब रुपए का है। पिछले बजट में तकरीबन 8,500 अरब रुपए का डेफिसिट था। आज जो है वो 6500 अरब रुपए का डेफिसिट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसमें बहुत से नेगेटिव पहलू भी हैं जो मैं आगे चल के आपको, चले मैं डॉक्टर साहब उसकी तरफ आऊँगा। सलारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मरीज तो समझ में नहीं आ रहा और मैं तो सुबह से समझ के थक गया हूँ। सलारी साहब, क्योंकि आप समझा देंगे, हम एक ज़री मुल्क हैं। हमारे मुल्क के अंदर गंदम का क्या हाल हुआ, कपास का क्या हाल हुआ, सब्जियों की क्या पोजीशन हो गई और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इवन चावल, मकई। अब क्या इन चीज़ों को सस्ता करके और खाद पर टैक्स लगाकर हम ज़राअत को फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं? इससे क्या मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा? और इससे क्या हमारी इकॉनमी बेहतर होगी या तबाही की तरफ जाएगी? कुछ वज़रा कहते हैं जी कि इससे 20% किसान जो ज़राअत से तल्लुक़ रखने वाले हैं, 20% वो है, अगर उनको नुकसान भी होता है तो कुछ नहीं होता। ये बाकायदा हुकूमती वज़ीर ने कहा है पंजाब हुकूमत के। आप मुझे इतना समझा दें कि अगर हमारा ज़री शोबा इसी डिस्पोजिशन में रहा तो फिर हम कहाँ करें? जी शुक्रिया राना साहब। देखिए, ज़राअत जो है वो सिर्फ हमारी मुआशी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि 240 मिलियन आबादी को फीड करने के लिए भी बहुत अहम है। और अगर 2 साल पहले खुदा न खास्ता हमारा हाल जो है वो श्रीलंका वाला नहीं हुआ था, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि श्रीलंका नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है। वहाँ पे जब क्राइसिस आया था तो खुराक नापैद हो गई थी। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि जब हम डिफ़ॉल्ट के दाने पे थे उस वक्त भी हमारी
सब्जियां और ये गंदम और चीनी, ये सारा कुछ जो हम खुद उगाते हैं वो अवेलेबल था। अब जो दूसरी बात है टैक्स की, तो खाद और पेस्टिसाइड पे इस बजट में सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया गया। जो था उस पर IMF का प्रेशर था, लेकिन जो मैंने शुरू में बात की कि चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो उसमें इजाफा नहीं हुआ। अब तीसरी बात जो कि गंदम के साथ जो हुआ, ये बिल्कुल एक पॉलिसी फेलियर है, इसको मानना पड़ेगा। मैं खुद भी जो है सपोर्ट प्राइस जो थे उसके हक में नहीं था, लेकिन जिस भोंडे तरीके से उसको ख़त्म किया गया कि पहले अनाउंस कर दी और उसके बाद जब फार्मर ने हार्वेस्टिंग कर लिया, वो वेट कर रहा है कि वो सरकार को बेचेगा, सरकार कहे कि जी मैं तो नहीं खरीदता। तो ये एक ऐसा वो जुल्म हुआ पिछले साल गंदम के किसानों पे कि उसकी वजह से उनके पास गुंजाइश ही नहीं थी खरीफ की फसलों पे इनपुट डालने की। कपास, चावल, कमाद, मकई, ये जो फसलें फेल हुई हैं उसकी वजह ये हुई है कि गंदम नहीं बिकी, गंदम पे प्रॉफिट नहीं आया, तो किसान के पास तो पैसे नहीं थे कि वो टाइम पे खाद डालता, टाइम पे पानी लगाता, टाइम पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करता। नतीजा था हमने देखा कि वो सारी फसलें जो हैं वो भी फेल हो गई। और इस साल भी यही होगा कि अब आप देखेंगे कि गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा में कमी आएगी, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 3-4 सालों में मैं गंदम की इंपोर्ट होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी गंदम की खुद कफालत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आज का जो चूँकि वफाकी बजट था उसमें ज़ाहिर है कि ज़राअत वफाक का डायरेक्ट मैंडेट नहीं है। अब ये सूबों को देखना पड़ेगा कि सूबे स्पेशली पंजाब और सिंध वो ज़राअत की रिवाइवल जो है वो कैसे करते हैं। और फाइनली जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात हुई है उसको मैं एक नॉन स्टार्टर देखता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कानून तो पास हो गया, वो नहीं कलेक्ट होगा। देखिए, इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसान को ये बताना पड़ेगा कि उसने कितने पैसे खर्च किए खाद पे, बीज पे, फर्टिलाइज़र पे, उस पे पेस्टिसाइड पे, डीजल पे, और फिर कितनी उसकी काश्त आई, और उसके बाद उससे कितने की बेची, उसको मुनाफा कितना हुआ। ये सब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज़ में होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में हमारा तो किसान जो है वो तो उधार पे जाके बेचारा अपने इनपुट लेके आता है, अगली फसल का उधार करता है, और जो प्रिंटेड प्राइस होती है उस पर 20-25% उसको जो है प्रीमियम सूद देना पड़ता है आड़ती को। तो आड़ती कहता है ले जाओ अगली फसल पे देना और 20% मुझे ज़्यादा पेमेंट करना। तो ये अनाउंस तो हो गया है IMF को खुश करने के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स आपका कलेक्ट नहीं होगा। इस बात को आप देखें, अगर इस पर कोई फिक्स टैक्स लगाने की कोशिश की गई तो वो फिर दूसरा मालिया बन जाएगा, आबियाना या मालिया, जो कि रिग्रेसिव किस्म का टैक्स होगा। लेकिन एग्रीकल्चर को फोकस करना है हमें। ये डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? मेरा वही सवाल है जो मैंने आजाना सा सवाल एक शेख साहब से किया। शेख साहब चूँकि हुकूमत में हैं और अहम जगह पे हैं, और शेख साहब ने अच्छी बात की है कि अब लोगों को शऊर आ गया है। तो ये शऊर तो काफ़ी अरसे से आ गया है, लेकिन क्या ये शऊर उन लोगों को भी आएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर है और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए? राना साहब, इस पर बुनियादी चीज़ जो है वो कोई भी इन्वेस्टर हो उसको देखना तो ये है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी यहाँ पे है या नहीं है। हम एक पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद उसको 2 साल के बाद चेंज कर देते हैं। अभी आप सोलर पैनल को देखें, जैसे पूरी कौम एक दफ़ा CNG के पीछे लगी थी, हर एक ने बेचारे ने अपनी इन्वेस्टमेंट CNG में कर दी, उसके बाद गैस खत्म हो गई, CNG जो है वाइंड अप हो गई। अब सोलर पैनल जो थी, पूरा पाकिस्तान सोलर पैनल के पीछे लग गया। अब आपने उसको बताया कि अच्छा जी 18% उस पर टैक्स भी लग गया है, और वो जो हम दे रहे थे ग्रिड को, वो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। वो आपसे 10 रुपये फी यूनिट खरीदा जाएगा, और जो भी आपका रेट होगा स्लैब का, उसके मुताबिक आपको अब बिजली जो है वो मिल रही होगी। इसी तरीके से लोगों को सेविंग पे लगाया, और फिर हमने कह दिया कि सेविंग अकाउंट्स जो है उस पर 15% पहले टैक्स लगता था, आपकी इनकम जो आ रही थी, अब उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो मसला ये नहीं है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। जब श्रीलंका में टॉप पे थी खाना जंगी तो तब भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती थी। अफ्रीका के ममालिक जहाँ पे सिविल वार चलती है वहाँ भी इन्वेस्टर जाता है। इन्वेस्टर जो है जितना रिस्क लेता है उतना उसको प्रॉफिट मिलता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ इशू रिस्क का नहीं है, हमारे यहाँ इशू पॉलिसी कंसिस्टेंसी का है कि क्या आज जो बजट में पॉलिसीज दी जा रही है क्या वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। अभी शेख साहब फरमा रहे थे जो इन्वेस्टमेंट जोन्स का, और शेख साहब हमेशा कैंडिड गुफ्तगू करते हैं, इनको मैं पिछले 15 साल से
इनसे मुस्तफीद हो रहा हूँ, इनके नॉलेज से। लेकिन कल अगर आके IMF कह देगा कि उन जोन्स में आप टैक्स की छूट नहीं दे सकते या 0% आप वहां पे मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो जाहिर है कि बात माननी पड़ेगी। तो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर इसलिए इस पर घबरा रहा है, खा वो मकामी इन्वेस्टर हो या वो बैरूनी इन्वेस्टर हो, वो देखना ये चाह रहा है कि क्या पाकिस्तान में पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। एक चीज जिसका कि हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए कि पिछले 1.5 सालों में कम से कम रुपए का रेट जो है वो मुस्तहकम हो गया। वरना 2 साल पहले सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ दोस्त मेरे पास आए, वो कहने लगे जी आपकी बात सुनी जाती है, आप कह दें कि डॉलर 400 का कर दें, लेकिन हमें गारंटी दे दें कि 6 महीने ये 400 का रहेगा, ताकि हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है वो तो हमें पता हो कि हम ऑर्डर किस रेट पे ले रहे हैं। तो अब आपका कम से कम करेंसी स्टेबल है, अब पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगेन शेख साहब को मैं क्रेडिट देता हूं, जब ये अपोजिशन में थे तब भी ये मुफाहमत की बात करते थे, ये आज भी जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। अब हमें देखना ये होगा कि हम किस तरीके से इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए।